देखो भाई, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पोजीशन ऑफ ए पॉइंट डिस्कस किया था विद रेस्पेक्ट टू सर्कल, यानी कि कोई एक पॉइंट सर्कल के बाहर कब होगा, ऑन द सर्कमफ्रेंस कब होगा, इनसाइड द सर्कल कब होगा, ठीक है। और हमने एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस की थी S1, जिसको हम पावर ऑफ द पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट से मतलब क्या है यहां पर? लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय ए सर्कल ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस एंड ऑन ए लाइन। तो सबसे पहले रिजल्ट लिख देते हैं एक बार। रिजल्ट क्या था? लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट made by a circle, made by a circle or by a circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 on x axis is 2 into under root g square minus c and on y axis is 2 into under root f square minus c, ठीक है। ये रिजल्ट है। तो पहले इसको समझते हैं कि रिजल्ट कैसे आया और उसके बाद में इससे क्या क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो देखेंगे। बंद करते हैं। ओके, देखिए इसका पहले प्रूफ समझते हैं। सर्कल हमें क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब इस सर्कल के द्वारा x एक्सिस पर काटे गए इंटरसेप्ट की लेंथ चाहिए मुझे पहले। तो ऐसा समझ लो कि ये सर्कल हो गया और ये x एक्सिस पे इसका इंटरसेप्ट हो गया। इधर भी हो सकता है, किधर भी बना सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो AB है, दिस AB इज नोन एज द इंटरसेप्ट मेड बाय दिस सर्कल ऑन x एक्सिस। इस सर्कल का जो सेंटर है ये हमने मान लिया, कोई भी o डैश मान सकते हो क्योंकि हम ओरिजिन को से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? -g, -f। ऐसे होगा कि नहीं होगा? यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सेंटर से कोड पर डाला गया परपेंडिकुलर, कोड को बाइसेक्ट करता है। तो ये पॉइंट हमने m मान लिया, m इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। और ये जो है ये क्या है? रेडियस है, ये r है। अच्छा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस g होगा, तो ये ऊपर डिस्टेंस f है। ये जो डिस्टेंस है o डैश m, ये f है। r की वैल्यू क्या है? r जो है r इज अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। नाउ am निकालना है मुझे। देखो am एक्चुअली मेरा पर्पज है ab निकालने का। तो पहले इन ट्रायंगल OAM, o डैश am, इन ट्रायंगल o डैश am में देखो r स्क्वायर इज इक्वल टू am स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो r स्क्वायर क्या होगा बेटा? देखियो, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये r स्क्वायर हो गया। am स्क्वायर ये एज इट इज, ये मुझे चाहिए, और प्लस f स्क्वायर। तो f स्क्वायर से f स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब यहां से am स्क्वायर जो है g स्क्वायर माइनस c आया, तो मतलब am आ गया अंडर रूट j स्क्वायर माइनस c। लेकिन मुझे तो एक्चुअली पूरा ab चाहिए था। तो ab कितना हो गया? यहां से ab जो है ab इज इक्वल टू 2am है, 2am मतलब 2 टाइम्स रूट g स्क्वायर माइनस c। तो दिस इज द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, ठीक है। इसी तरीके से आप y एक्सिस पर भी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है बात सबको समझ में आ गई होगी।
अब इसके कुछ कंक्लूजन्स हैं, ये नोट कर लो। हो गया था, हाँ ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें और देखिए नोट में। नोट इफ, मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया कि एक्स एक्सिस पर काटे गए इंटरसेप्ट की लेंथ 2√g² माइनस सी होती है और वाई एक्सिस पर काटे गए इंटरसेप्ट की लेंथ 2√f² माइनस सी होती है। ठीक है, अब और क्या इससे निष्कर्ष निकलता है, देखो g² माइनस सी के ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा। इफ g² माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, अगर g² माइनस सी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये हो गया कि सर्कल एक्स एक्सिस को दो रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है। g² माइनस सी अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हो गया कि सर्कल के द्वारा एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट किया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि सर्कल इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। सर्कल एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है। अगर g² माइनस सी 0 हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, सर्कल के द्वारा एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो 0 लेंथ का है। 0 लेंथ का मतलब क्या हो जाएगा, इस स्थिति कुछ इस प्रकार से होगी, टच कर रहा होगा, ये स्थिति बनेगी। तो सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, मतलब जब भी कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि एक सर्कल है जो एक्स एक्सिस को टच करता है, तो आप c = g² ले सकते हो। और इफ g² माइनस सी इज लेस देन 0, तो इसका मतलब साइड सर्कल नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो फिर उसकी स्थिति जो है कुछ ऐसे होगी कि ये एक्स एक्सिस है, ये यहां पर सर्कल है, ना तो टच कर रहा है ना इंटरसेक्ट कर रहा है। ये नोट का फर्स्ट पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर मैं वाई एक्सिस के रेफरेंस में यही तीनों पॉइंट लिखूं, तो वाई एक्सिस के रेफरेंस में ये तीनों पॉइंट क्या बन जाएंगे भाई, बिल्कुल सेम स्थिति। अगर यहां पर क्या लिखेंगे, इफ f² माइनस सी, इफ f² माइनस सी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये हो गया सर्कल इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। एक बात, दूसरी बात, इफ f² माइनस सी = 0, इसका मतलब सर्कल के द्वारा वाई एक्सिस पर काटे गए इंटरसेप्ट की लेंथ 0 है, मतलब सर्कल जो है वाई एक्सिस को टच करता है। तो मतलब कहां पर, हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव हुई। जब अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव हुई तो इसका मतलब इसका आउटपुट इमेजिनरी हुआ। इसका मतलब एक्चुअली यानी कि रियलिटी में सर्कल का एक्स एक्सिस के साथ में कोई कांटेक्ट हुआ ही नहीं। इसका मतलब ना तो टच किया ना तो इंटरसेक्ट किया। नहीं, अगर सर्कल दिया और उसमें लैम्डा दिया गया है कि वो सर्कल रियल होगा कि नहीं होगा, तो वो डिसाइड करती है रेडियस। तो g² प्लस f² माइनस सी करेगा ना, वहां पर x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट की बात नहीं कर रहा, यहां पर सर्कल के द्वारा
एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट रियल है कि नहीं है उसके बारे में चर्चा चल रही है। सर्कल रियल है कि नहीं उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सर्कल रियल है कि नहीं वो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी डिसाइड करेगा। तो मतलब वो रियल सर्कल नहीं है, मतलब ऐसा सर्कल डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ तो मतलब वर्चुअल सर्कल हुआ फिर, यस इमेजिनरी जिसको बोलते हैं, सच सर्कल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डीपीपी का तीसरा चौथा क्वेश्चन है। तो ये इतना बात समझ में आ गया। और यहां पर एक और पॉइंट रह गया कि वे अगर एफ स्क्वायर माइनस सी, अगर एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 है, देन सर्कल नाइदर टचेस nor intersect, neither touches nor intersect y एक्सिस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया आपके सामने आएगा कि एक सर्कल के इक्वेशन देगा, उसमें एक अननोन डालेगा और ये बोलेगा कि भी इस अननोन की किस वैल्यू के लिए ये सर्कल ना तो x एक्सिस को टच करता है ना y एक्सिस को टच करता है। तो आपको उस केस में जी स्क्वायर माइनस सी भी लेस देन 0 रखना है और एफ स्क्वायर माइनस सी भी लेस देन 0 रखना है, तब आपका आंसर आएगा। यानी कि सर्कल में कभी भी क्वेश्चन नहीं आए कि ये एक ऐसा सर्कल है जो एक्स एक्सिस को भी टच नहीं कर रहा, वाई एक्सिस को भी टच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 एंड एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0। बस ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये टॉपिक समझ में आ गया सबको? एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट क्लियर है? ओके। अब दूसरा इसी में सवाल बनता है कि ये तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट की बात करी। अब अगर मुझे किसी सर्कल के द्वारा एक जनरल लाइन पर पूछा जाए कि इंटरसेप्ट कितना कट करेगी, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो वो भी देखिए, रिजल्ट 2। हाँ गलत हो गया, ये ऐसे लेना था। ठीक है, डालो इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन ए लाइन, इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन ए लाइन। ठीक है, रिजल्ट 2। तो अब देखो, जैसे सपोज सर्कल दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये सर्कल दिया गया है। और एक जनरल लाइन दे दी मान लो, तो लाइन क्या मान लें? lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, ये लाइन मान ली। सी इसमें था नहीं तो ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 भी मान लेते थे। ठीक, अब इस सर्कल के द्वारा लाइन पर इंटरसेप्ट की लेंथ बतानी है, तो ये सर्कल होगा, मतलब तरीका समझ लो, ये सर्कल है और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट A और B पर, और ए बी की लेंथ पूछी गई है। ठीक, क्योंकि आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है, इसका मतलब आपके पास सर्कल का सेंटर भी है और उसकी रेडियस भी है। तो सर्कल का जो सेंटर है ये हमें गिवन है -g, -f। इसकी जो रेडियस है वो भी आपको पता है। इससे हमने क्या किया, यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ये पॉइंट M है, M विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AB, और ये जो है ना AC, ये रेडियस होगी R। तो देखो, एक तो आपको सेंटर से, मान लो ये O है सेंटर, सेंटर से इस लाइन पे डाले गए परपेंडिकुलर लेंथ निकाल सकते हैं कि नहीं? तो मान लो वो P है, R तो हो गया आपका ये √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, रेडियस आप लिख लिया करेंगे। और P हमने मान लिया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू लाइन। याद है फॉर्मूला क्या होता है? किसी पॉइंट x1 y1 से लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर लेंथ, तो ये पॉइंट उठा के लाइन में पुट कर दो, तो क्या बनेगा? ये ऐसे देखा जाए तो मॉड ऑफ L इंटू -g प्लस M इंटू -f प्लस n अपॉन √L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप निकाल सकते हो।
तो आपके पास P आ जाएगा। अब अगर P आ गया तो देखो बेटा, ये जो है ये P है और ये R है, तो ये लेंथ कितना हुआ, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और हमें इसका डबल चाहिए, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी 2 इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, यही होता है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बाय ए लाइन ऑन ए सर्कल। अगर इसका आप एक पर्टिकुलर केस देखो, अगर मैं यहां पर बोलूं कि r इक्वल टू पी हो गया भाई, तो उस केस में आप लाइन में और सर्कल में क्या रिलेशन बोलोगे, बताओ सोच के। यस, बहुत बढ़िया। अगर यहां पर r इक्वल टू पी हो जाए, इफ r इज इक्वल टू पी, तो इन दैट केस लाइन बिकम्स द टेंजेंट, लाइन बिकम्स द टेंजेंट, टेंजेंट टू द सर्कल। तो सर्कल के केस में जो P इक्वल टू R, ये जो कंडीशन है ना, R मतलब सर्कल की रेडियस और P मतलब सर्कल के सेंटर से लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर की लेंथ। तो पूरे चैप्टर में सर्कल में जब भी टेंजेंट का कोई भी सवाल आएगा, इस कंडीशन में सॉल्व हो जाएगा वो P इक्वल टू R से। तो P इक्वल टू R सर्कल में टेंजेंट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन के लिए रामबाण कंडीशन है, अचूक मतलब कहीं फेल नहीं। P इक्वल टू R पक्का करना है, इसको प्रैक्टिस कर लो जितना हो सके। ठीक है, चलिए नोट करिए फटाफट, अब इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं फिर। हंड्रेड % करेंगे डीपीपी डिस्कस। अभी ले लेंगे डॉक्टर। थोड़ा साथ साथ लिखते रहो, समझ में आ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं बिल्कुल फुल स्टॉप लगा देता हूं उसके बाद लिखना चालू करते हो। तो इसमें ये बात नोट करके लिख लेना कि P इक्वल टू R यानी कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द लाइन इक्वल टू रेडियस, टेंजेंट वाले हर सवाल में अप्लाई होने वाली कंडीशन है। इसके अलावा भी कुछ कंडीशन हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ये कंडीशन कहीं भी फेल नहीं होगी अगर टेंजेंट का क्वेश्चन है सर्कल में। तो लिखिए पहला सवाल, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0 बी ए सर्कल, बी ए सर्कल, ये कोई भी एक सर्कल है। देन फाइंड, फाइंड, अब इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स इंटरसेप्ट, दूसरा क्वेश्चन है वाई इंटरसेप्ट, तीसरा क्वेश्चन है इंटरसेप्ट ऑन द लाइन, इंटरसेप्ट ऑन द लाइन 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, और फोर्थ क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ द पॉइंट, पोजीशन ऑफ द पॉइंट 3, -2 विद रेस्पेक्ट टू द सर्कल, विद रेस्पेक्ट टू द सर्कल। तो देखो भाई, ये एक क्वेश्चन में ही ये 4 क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करते हैं।
सर्कल आपको दिया गया है, इस सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट बताना है, यानी कि एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट की लेंथ बतानी है, वाई इंटरसेप्ट मतलब वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट की लेंथ बतानी है, इस लाइन पर इंटरसेप्ट की लेंथ बतानी है, और ये जो पॉइंट दिया 3,1 इसकी पोजीशन बतानी है इस सर्कल के रेस्पेक्ट में, राइट। तो देखिए सबसे पहली बात तो आप ये देखोगे इसका सेंटर क्या है बेटा, सेंटर। अभी सेंटर पहचानने लगे क्या, 2,-3, सेंटर 2,-3 है। और रेडियस देखो क्या आएगी भाई, रेडियस ऑफ द सर्कल चेक करो, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस माइनस 7 प्लस 7 हो जाएगा, 9 7 16 और 4 20, 2√5 हो रहा है कि देखिए, कोई प्रॉब्लम है किसी को यहां तक। अब पहला सवाल देखो, पहला सवाल, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, मतलब सीधा फॉर्मूला लगा लो, तो वाई जीरो रख के फिर से वापस पूरा सोल्व करो, इससे बढ़िया ये फॉर्मूले इसलिए तो बनते हैं कि अप्लाई कर सके। तो 2√g² माइनस सी, तो 2√g² कितना है, g की वैल्यू -2 है, तो g² 4 हो गया, और प्लस 7 तो कितना आ गया, 2√11 आएगा, देखिए 2√11, ये x इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट कितना आएगा देखिए, y इंटरसेप्ट इज 2√f² माइनस सी, मतलब कितना आ गया देखियो, 2√f की वैल्यू बेटा 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और माइनस माइनस प्लस 7, 9 7 16 हो गया, 4 8, तो ये 8 आ गई, ठीक। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरसेप्ट ऑन द लाइन, ठीक है, तो अभी अभी हमने फॉर्मेट डिराइव किया था, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन, इंटरसेप्ट ऑन द लाइन, इंटरसेप्ट ऑन द लाइन फॉर्मूला क्या था, 2√r² माइनस p², यही था ना। अब r तो आपने पहले से निकाल लिया था, लेकिन p तो आपको निकालना पड़ेगा, r² तो मतलब कितना हो जाएगा 20 माइनस p², अब p निकालना है आपको, देखो p कितना आएगा, 2,-3 से इस लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर, तो ये ऊपर की 2 लाइन मिटा रहा हूं मैं, देखो ठीक है, यहां पर करेंगे इसको, यहां पर यही समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये तो ये सर्कल है, और ये लाइन है, ये 3x प्लस 4y माइनस 1, इसका ये सेंटर था, इससे परपेंडिकुलर डाला, ये p है, और इसके कोऑर्डिनेट है 2,-3, तो 2,-3 से इस पे परपेंडिकुलर कितना आएगा देखिए, p इक्वल टू 6 माइनस 12 माइनस 1/5, कितना आ गया 7/5, देखो 7/5 आ रहा है क्या, तो p² करेंगे तो कितना आ जाएगा 49/25, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इस तरीके से किसी भी लाइन के ऊपर हम इंटरसेप्ट की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है 3,-2 की पोजीशन इस सर्कल के रेस्पेक्ट में, तो ऊपर का पॉइंट मिटा लेते हैं, तो पोजीशन ऑफ पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं भाई, S1 निकालते हैं, पावर ऑफ द पॉइंट, तो S1 कितना है, S1 डालो ये पॉइंट, 3,-2 सर्कल के एक्सप्रेशन में, 3² 9 प्लस -2 का स्क्वायर इज 4, -12 फिर -12 और -7, तो क्लियर देख सकते हो आप नेगेटिव वैल्यू आ रही है, कितना आ रहा है मैटर नहीं करता, लेकिन नेगेटिव आ रहा है। S1 नेगेटिव आने का मतलब ये हो गया कि जो पॉइंट है, पॉइंट 3,-2 लाइज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। चारों पार्ट में से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो बिंदास पूछो, कोई प्रॉब्लम,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्वेश्चन लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मेन में और एक दो बार तो एडवांस में भी पूछे जा चुके हैं। हाँ, डीपीपी में भी है। विच टचेज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड कट ऑफ an intercept of 6 units and cut off an intercept of 6 units from the positive y-axis. Cut off an intercept of 6 units from the positive y-axis. ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए भाई, ये सर्कल है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और वाई एक्सिस जो है ना, वाई एक्सिस पर 6 यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा मान लो कि ये ऐसा हो गया, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और वाई एक्सिस पर 6 यूनिट का इंटरसेप्ट है, तो ऐसा मान सकते हैं, राइट। तो ये टच तो कर रहा है ना इसे, कर रहा है, कर रहा है, टच कर रहा है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखो, ये तो एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन और ये वाई एक्सिस। पहला मेथड जो आसान है बिल्कुल एकदम, और दूसरा जो है वो बहुत ज्यादा आसान है। तो पहले आसान मेथड से करेंगे, फिर ज्यादा आसान मेथड से करेंगे। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया कि एक तो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी थी वो क्या क्या हमें, एक तो ये 4,0 पे टच करता है इसको, तो यानी कि ये 4,0 पॉइंट हो गया, और y एक्सिस पर अगर ये पॉइंट में C मान लो और ये D मान लो, तो CD की जो लेंथ है वो 6 है, ऐसा भी दिया गया है, ठीक। तो मेथड वन, लेट द रिक्वायर्ड सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हमने रिक्वायर्ड सर्कल मान लिया। अब GFC अननोन है, इनकी वैल्यू निकालनी है। अब जो जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है उनको अप्लाई करेंगे। सबसे पहली कंडीशन, टचेज एक्स एक्सिस, इसका मतलब इस सर्कल के द्वारा एक्स एक्सिस पर काटे गए इंटरसेप्ट की लेंथ 0 है, मतलब g² माइनस c 0 है। भाई सर्कल के द्वारा एक्स एक्सिस पर काटे गए इंटरसेप्ट की लेंथ जो है वो 2√g² माइनस c होती है, लेकिन वो तो टच कर रहा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पर तो 0 लेंथ का इंटरसेप्ट है। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 2√g² माइनस c की वैल्यू 0 होगी एक्स इंटरसेप्ट की। इसका मतलब g² माइनस c 0 होगा, यानी कि c इक्वल टू g² आ गया। बोलो समझे नहीं समझे? एक बात, g² माइनस c इक्वल टू 0 मतलब g² इक्वल टू c, एक बात। दूसरा, ये जिस पॉइंट पर x एक्सिस को टच कर रहा है यानी कि 4,0, मतलब ये जो सर्कल है ये 4,0 से पास होता है, तो सर्कल पासेज थ्रू 4,0, जो जो इन्फॉर्मेशन है वो लगा रहे हैं बस खाली, और कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब 4,0 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो सर्कल में पुट कर दो। सर्कल में पुट करेंगे तो क्या आएगा, 16
प्लस 0 प्लस 8g प्लस 0 प्लस f, नहीं c, f तो 0 ही हो गया, प्लस c इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि भाई c प्लस 8g प्लस 16 इक्वल टू 0। ये सेकेंड रेशन बनकर देखो यही बना क्या। हालांकि इससे ही सॉल्व हो गया, अपना आधा काम तो हो गया है, ठीक है। लेकिन एक इंफॉर्मेशन और है, वो भी लगा लेते हैं। एक इंफॉर्मेशन ये बची कि इस सर्कल के द्वारा y एक्सिस पर काटे गए इंटरसेप्ट की लेंथ 6 यूनिट है। हमारे हिसाब से y एक्सिस पर काटे गए इंटरसेप्ट की लेंथ होती है 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस c। तो आल्सो y इंटरसेप्ट जो है वो 6 है। इसका मतलब 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 6। इसका मतलब एफ स्क्वायर माइनस सी, देखो इससे 2 से 3 बार कट जाएगा, फिर दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, मतलब 9। अब ये 3 जो बॉक्स में रिलेशन है, ये 1, ये 2 और ये 3, इन तीनों को सोल्व करके मुझे जी, एफ और सी की वैल्यू निकालनी है, जो बिल्कुल आसान है। देखो ये c इक्वल टू जी स्क्वायर यहां पर पुट कर दो, यूज 1 एंड 2, यूज 1 एंड 2, c की जगह जी स्क्वायर रख रहे भाई, तो जी स्क्वायर प्लस 8g प्लस 16 इक्वल टू 0। देखो g प्लस 4 का होल स्क्वायर है कि नहीं है, तो g प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब g प्लस 4 इक्वल टू 0, मतलब g की वैल्यू -4 आ गई कि नहीं आ गई। और अगर g -4 है तो c 16 हुआ, g -4 मतलब c 16, तो g और c तो मिल गए हैं। अब हमें क्या चाहिए, f। देखो थर्ड में c की वैल्यू पुट करेंगे तो एफ स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी कि f की वैल्यू कितनी आ गई, +-5। f की वैल्यू +-5 होगी। तो put in third to get f स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी कि f की वैल्यू आ गई है +-5। ठीक, तो हमें g, f और c यही चाहिए थे, मिल गया ना सब। सो द रिक्वायर्ड सर्कल इज hence the required circle is x square प्लस वाई स्क्वायर, जी की वैल्यू कितनी, -4 +-5, सॉरी +-5, f इज इक्वल टू +-5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, तो -8x प्लस -10y, एक बार +10y एक बार -10y, और +16 इक्वल टू 0। अब सवाल ये उठता है ये प्लस माइनस क्यों लिया गया। देखो इसकी वजह क्या है बेटा कि यहां पर हमें ये तो बोला गया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 4,0 पर टच करता है, और एक बात बोली कि वाई एक्सिस पर 6 यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि वाई एक्सिस की कौन सी डायरेक्शन, पॉजिटिव है नेगेटिव है। भाई टच तो यहां करते हुए ये इधर भी कर सकता था ना सर्कल, समझे। तो इसलिए आपकी 2 वैल्यू आ रही है, तो ये दोनों सर्कल इसके आंसर होंगे, आ गया समझ में। और अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोला जाए कि पॉजिटिव एक्स है कि पॉजिटिव वाई, तो फिर समझो कि चारों केसेस हमें लेने पड़ते। केवल ये बोल देता है इस क्वेश्चन में कि ओरिजिन से 4 यूनिट की डिस्टेंस पर एक्स एक्सिस को टच करता है, लेकिन ये ना बताया कि पॉजिटिव में कि नेगेटिव में, तो फिर आपको 2 सर्कल ये निकालने पड़ते और 2 इधर के लेने पड़ते, और वाई एक्सिस पे 6 यूनिट का इंटरसेप्ट है, आगे समझ में। तो उस केस में 4 आंसर हो जाता है, मतलब एक ही क्वेश्चन में 4 आंसर मल्टीपल दे सकता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना ध्यान से बहुत जरूरी होता है। और इस क्वेश्चन में एक माइनर से चेंज क्या हो सकता है, ये 4 सवाल बने, इन्हीं 4 सवाल में और 4 सवाल क्या बनते कि इस बार वाई एक्सिस को टच करवा देगा और एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट ले लेगा, ये भी हो सकता है। अब इसका दूसरा तरीका देखिए, ये तो आसान तरीका था ना, इसमें कुछ भारी तो नहीं लगा, एकदम इजी है ना। पॉजिटिव एक्सिस दिया है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव एक्सिस दिया तो फिर हम यही लेंगे, f की वैल्यू 5, ठीक है,
मतलब वो तो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब ये एकदम इजी तरीका था देखा जाए तो, लेकिन एक बहुत ज्यादा इजी तरीका है। देखिए, सर्कल की इक्वेशन को डिटरमाइन करने के लिए हमें दो ही चीजें चाहिए, सेंटर एंड रेडियस, और कुछ चाहिए ही नहीं। अब देखो वो कितने आसानी से मिल रहा है आपको। मेथड 2, ठीक है। देखिए ध्यान देना, ये जो सर्कल आपके सामने बना हुआ है ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, और ये अगर मैं इसका सेंटर मान लूं, मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस पर। अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो उसके सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट ही रेडियस होता है। नहीं समझे? देखिए भाई, यहां से लेके यहां तक आप चले और ऊपर चले तो तब जाके सेंटर में पहुंचोगे ना, लेकिन यही रेडियस हुआ ना। तो अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड मान लो, वाई कोऑर्डिनेट का जो मैग्नीट्यूड होता है वही सेंटर का रेडियस होता है, ठीक है, ऐसे कह लो। अब देखो, तो ये जो, अच्छा ये 4 है, ये 4 है, ध्यान देना, ठीक है। ये इसका नाम हमने यहां पर m मान लिया, चलो। और मैंने इससे, ये सेंटर मान लो c, इससे इस पर कोड पर परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां पे परपेंडिकुलर डाला हुई, तो इसने कोड को बाइसेक्ट कर दिया। ये मान लो n है, तो अगर अगर क्या cn और om तो बराबर ही है, इसका मतलब सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो पक्का 4 है भाई। ये 4 है तो ये 4 है, मतलब 4 हुआ ना सेंटर का x कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट और चाहिए। अब देखो वो भी आसान है, क्योंकि ये आपको पता लग गया कि ये 4 है, और ये cn ये 3 है, पहले से पता है क्योंकि टोटल 6 था, ये था कि नहीं। तो यहां से जब हम c को, ये c पहले से लिख करके इसको o डैश बना दो, o डैश n, ठीक है। o डैश को c से मिला दो, ये कितना आ गया? 5 आया कि नहीं आया? और अगर o डैश c 5 है तो o डैश n भी 5 हुआ कि नहीं? तो इसके सेंटर कोऑर्डिनेट कितने हुए? तो सेंटर भी पता है, रेडियस भी पता है, तो आंसर क्या हुआ? x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। आंसर नोटेड। ये इसका सेकंड मेथड है, और ये महेश बाबू को समझ में नहीं आया। ओके, सच में आ गया? अच्छा अच्छा, ऐसा इंपैक्ट है क्या? हाँ, तो आर को मार, ऐसा होगा ही नहीं कभी, सर्कल ही नहीं बनेगा, संभव ही नहीं। देखो यहां पर हम ये एक पॉइंट और नोट में लिख सकते हैं, इफ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, इफ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, तो c इक्वल टू जी स्क्वायर तो बता ही दिया था आपको। तो उसके अलावा आप ऐसे ही समझ सकते हो कि जैसे ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इसके सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर या ऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही रेडियस होगा, ठीक। मैग्नीट्यूड इसलिए कि वो सर्कल तो इधर भी हो सकता है ना, इसलिए। और इफ सर्कल टचेस वाई एक्सिस, अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच करता है, देन मोड ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज इक्वल टू रेडियस। मतलब ये स्थिति कुछ इस प्रकार से होगी, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है ये यहां से यहां तक, यही एक्स कोऑर्डिनेट होगा, यही रेडियस होगा। और तीसरी बात, इफ सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस,
तो ये तो नोट करिए होगा सबने, ये तो पहले से बना रखा है क्या नहीं, तो लिखी मत कर ना। जब मैं बोलता हूं तब पूछता हूं ना मैं कि भाई आगे लिख लिया कि तब लिखना चालू करता है तू भाई। नहीं नहीं, जैसे खत्म हो गया था मामला तो उस टाइम पे लिखना शुरू कर देता था ना, या मैं 10 मिनट बाद अभी पूछूंगा हाँ भाई लिख लिया, नहीं तब बोल के तब चालू करना। हाँ नहीं तेरा तो फिट रहता मामला, ठीक है, इसका भी लिख लिया तू ही। अच्छा, अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो मतलब सर्कल ये हो गया और एक एक्सिस ये टच कर गई यहां पर और एक ये टच कर गई, ठीक है, ये टच। तो इस केस में सेंटर जो होगा ना, ये r कोमा r आप इसकी सेंटर कोऑर्डिनेट ले सकते हो और रेडियस r होगी, ठीक है। और अगर सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती, c0 होगा। ये थर्ड हो गया। तो ये भी हमें छोटी छोटी बातें हैं जो काफी क्वेश्चंस में डायरेक्ट काम आ जाती हैं। चलिए अभी काम आई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ओके, मैं यहां पर ऊपर लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल which touches both the coordinate axis, which touches both the coordinate axis, which touches both the coordinate axis, both the coordinate axis, and whose radius is 2, and whose radius is 2, ठीक है। उस सर्कल की इक्वेशन बताओ जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है और जिसकी रेडियस 2 है। तो ऐसे कितने सर्कल होंगे भाई? अब ये तो नहीं बोला किधर टच करता है ये नहीं, तो इसका मतलब 4 आंसर होंगे इसके, ठीक है। उनमें से एक ये होगा, तो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2, 2 होंगे, या तो -2, 2 होंगे, या तो -2, -2 होंगे, या तो 2, -2 होंगे, और रेडियस हमेशा 2 रहेगी। तो आंसर क्या हो गया, x प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, यही आंसर है। अगर चारों अलग अलग लिखने हैं तो लिखू क्या? अच्छा, ये चारों हो गए, अब लिख लो भाई ना, फिर बोलोगे कि मेरा बच गया। अच्छा लिख लिया इस बार, वाह बहुत सही, गुड। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन and cutting off, passing through the origin and cutting off intercepts, cutting off intercepts equal to unity यानी कि 1, cutting off intercepts equal to unity on the line y square minus x square equal to 0। फिर सुन लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से पास होता है, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स इक्वल टू यूनिटी यानी कि 1 ऑन द लाइन y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऑन द लाइन से लिखो, 2 लाइन है ना ये, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि एक लाइन तो y प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक y माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, भाई क्या बोल रहे हैं। डायग्राम बनाओ, पहले कोशिश करो बनाने की।
ठीक है, ऑन द लाइन्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो सबसे पहली बात तो आप ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो पहले तो। अब एक लाइन तो y इक्वल टू एक्स है, एक लाइन तो y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स लाइन ये हो जाएगी। y इक्वल टू एक्स एक लाइन, और दूसरी जो लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स, वो इसके परपेंडिकुलर यहीं से जाएगी। ये लाइन हो गई, ठीक है, y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स। अब जो सर्कल हमें चाहिए, एक तो वो ओरिजिन से पास होता है, पहली कंडीशन है। दूसरा इन दोनों पर y इक्वल टू एक्स पर भी और y इक्वल टू माइनस एक्स पर भी जो इंटरसेप्ट कट करता है उसकी लेंथ 1 है। ठीक है, ये सवाल है, मतलब ये पक्का हो गया क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है और वो इन दोनों पे इक्वल लेंथ का इंटरसेप्ट कट कर रहा था, मतलब उसका सेंटर पक्के तौर पे एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। जो अगर मैं इधर की बात करूं तो नहीं समझे? देखो कैसे, सर्कल ही लेते हैं एक और इसको व्हाइट कलर में लेते हैं। सेंटर सर्कल को पास कराना है ओरिजिन से, रुक जा भाई, बड़ा नहीं हो सकता कि इसको पकड़ के बड़ा करना पड़ेगा लग रहा है। हाथ से ठीक था, इसको हटा देता। देखो ऐसे ही बना देंगे, एक ये ओरिजिन से पास हो रहा है और दोनों पर ये इक्वल लेंथ का इंटरसेप्ट कर रहा है ऐसे। ठीक है, ये एक सर्कल है। तो अगर मैं ये पॉइंट ए मान लूं और ये पॉइंट बी, तो क्वेश्चन में ये बोला गया कि ये जो ओरिजिन से जाने वाला सर्कल है और जो इन दोनों लाइंस पर 1 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करता है, तो मतलब ये ओ ए ये भी 1 है और ओ बी जो है ये भी 1 है। समझे नहीं समझे? ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं मुझे? एकदम आसान है भाई, ये लेंथ 1 है और ये 45 बना रहा है, तो 1 cos 45 1 sin 45 बना है भाई। ऐसे रहता है ना, बताओ कि याद है ना? हाँ, तो इसका मतलब ये होगा ए के कोऑर्डिनेट हो गए 1/√2 कॉमा 1/√2, होगा कि नहीं? और चूंकि ये लेंथ बराबर है तो इस और ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब जो ए बी है वो डायमीटर हो गया। तो इस सर्कल के लिए ए बी डायमीटर होगा। तो अगर डायमीटर है तो बी के कोऑर्डिनेट वैसे भी दिख गया हमें 1/√2 कॉमा -1/√2, दिखेगी नहीं दिखे? ये एक सर्कल बना। लेकिन तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई? एक सर्कल x माइनस 1/√2 इंटू x माइनस 1/√2 प्लस y माइनस 1/√2 y प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 0। ये एक सर्कल बना जब हमने ए बी को डायमीटर माना, ए बी को डायमीटर मानकर ये सर्कल आया। अब अगर आप एक दूसरा केस देखो भाई, ये जो है ये इधर भी तो हो सकता था ऐसे, सर्कल छोटे बड़े बन सकते हैं, ध्यान देना। ठीक है, लेकिन अब आप इसके कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। तो ये मान लो C है और ये मान लो D है, तो C के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -1/√2 कॉमा 1/√2, होगा कि नहीं होगा? और D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -1/√2 कॉमा -1/√2।
तो CD को डायमीटर मानकर आप सर्कल ड्रॉ करोगे कि नहीं करोगे? तो जब CD को डायमीटर मानकर सर्कल ड्रॉ करोगे तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी? x माइनस 1/√2 प्लस हो जाएगा ना, x प्लस 1/√2 x प्लस 1/√2 प्लस y माइनस 1/√2 y प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 0। बोलो समझेंगे समझिए। अच्छा ये तो अभी हमने इस पे बनाया, ऐसा भी तो हो सकता है भाई कि ये जो है ये ऐसे जा रहा है सर्कल, ये भी तो बनेगा। तो उस केस में ये डायमीटर बन जाएगा AC, डिजाइन बन गया बढ़िया अच्छा खासा। AC को डायमीटर मानकर सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे और एक बार BD को डायमीटर मानकर सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे, तो टोटल 4 सर्कल हो जाएंगे। इधर की तरफ भी सर्कल बनेगा ये जो 4th क्वाड्रेंट में जाएगा। तो टोटल 4 सर्कल हो गए कि नहीं हो गए? गौरव समझ में आ गया भाई? ठीक है, तो 4 सर्कल की इक्वेशन लिख लेंगे। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आ गया, ठीक है, तो बढ़िया। हाँ हाँ बताओ उसका एरिया। नहीं तू बता दे स्क्वायर का एरिया कितना बनेगा। नहीं ऐसे देख के बता सकते ना। देख ये 1 है ये 1 है तो टोटल 2 हो गया, डायगोनल निकल गया ना। देख इसका मतलब साइड जो है √2 आ गया ना, तभी तो ये 2 आया। तो √2 का स्क्वायर मतलब 2 इज द एरिया, ठीक है ना। पर जो तू पूछ ही रहा है तो मैं भी एक सवाल इसमें पूछूंगा। अभी स्क्वायर का एरिया नहीं, अभी दूसरा सवाल बनेगा इसमें। नहीं क्वाड्रेटिक नहीं, इसी में ही। रितेश नोट कर ले क्या? अच्छा घर पे पूरा करता है ना, ये सब ब्रेन में ही रखता है, मतलब कि वहां हो गया स्टोर, बस बराबर है। ठीक है चलो, अच्छी खुशी की बात है। तो भाई ये क्वेश्चन आपको सबको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। छोटा सा सवाल था यार, इतना टाइम थोड़ा लगना था इसमें। डायग्राम बना रहे तो पानी की डायग्राम तो कई बार गलत होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर लिख दे रहा हूं, जिन लोगों ने नोट कर लिया होगा वो ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। 4 के 5 हो गई है, 5 है 5 फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द locus of center of circle, find the locus of the center of the circle which touches positive y-axis, which touches positive y-axis and having x-intercept equal to 2l, having x-intercept equal to 2l। ठीक है, तो ये जो है हमें इस सर्कल के सेंटर का लोकस बताना है जो y एक्सिस को टच करता है और जिसके द्वारा x एक्सिस पर काटे गए इंटरसेप्ट की लेंथ जो है वो 12 है। चलिए देखते हैं क्या करेंगे इसमें।
ऐसे है ना, फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल विच टचेस पॉजिटिव y एक्सिस एंड हैविंग x इंटरसेप्ट इक्वल टू 12। तो मतलब हम ये मान सकते हैं कि ये ए बी है और इसकी जो लेंथ है वो 2l है और ये पॉजिटिव y एक्सिस को टच करती है सर्कल। तो इस सर्कल के सेंटर का लोकस क्या होगा? तो दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। पहला तरीका, अगर हम फॉर्मूला बेस चले, मेथड 1, हमें जो जो गिवन है उस हिसाब से चलते हैं। ठीक है, सेंटर का लोकस मतलब -g और -f सर्कल का सेंटर होता है। तो -g की जगह आपको x रखना है और -f की जगह y रखना है जब लोकस लिखोगे। ठीक है, तो देखो, टचेस पॉजिटिव y एक्सिस, y एक्सिस को टच करता है, इसका मतलब y एक्सिस पर काटेंगे इंटरसेप्ट की लेंथ 0 होगी, मतलब 2√f² - c की जो वैल्यू है वो 0 है, मतलब f² - c 0 है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसे 1 मान लो। और x एक्सिस पर काटे गए इंटरसेप्ट की लेंथ जो है वो 12 है, तो 2√g² - c इज इक्वल टू 12। इसका मतलब ये हो गया g² - c इज इक्वल टू l²। ये सेकंड हो गया। अब रिलेशन हमें g और f में ही बनाना है, बाकी सबको एलिमिनेट करना है क्योंकि सेंटर का ही लोकस चाहिए। तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सेकंड माइनस फर्स्ट इंप्लाइज g² - f² इज इक्वल टू l²। ऐसा लिख सकते कि नहीं? इसे आप ऐसा लिख सकते क्या, -g² - -f² इज इक्वल टू l²। सो लोकस ऑफ द सेंटर, लोकस ऑफ द सेंटर, सेंटर था -g, -f इज। तो जब हम लोकस लिखते हैं तो जो वेरिएबल हम एज्यूम करते हैं उनको x और y से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है ना, अभी हमने सेंटर -g, -f माना है, तो -g की जगह x और -f की जगह y रखेंगे। अगर h, k मानते तो h की जगह पे x और k की जगह y डालते। तो लोकस क्या आ गया, x² - y² इक्वल टू l²। तो एक तरीका तो ये हो गया अगर हम फॉर्मूला बेस चले तो। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि अगर हम बिल्कुल मतलब फॉर्मूला ना जाके सीधा एक मेथड के फॉर्म में चलें, तो हमने क्या किया, इसका जो सेंटर है P मान लिया और इसके कोऑर्डिनेट h, k है, जैसे लोकस हम लोग निकालते। बोला एग्री कि नहीं सब लोग? अब h के में रिलेशन चाहिए, देखना ध्यान से। मैंने इसको इससे मिला लिया क्योंकि ये y एक्सिस इस सर्कल पे टेंजेंट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर ही होगा, ये है ना। और इस P पॉइंट से इस पे AB पे परपेंडिकुलर डाला, तो चूंकि ये AB कोड है तो सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करेगा। तो ये पॉइंट अगर हम M मान ले तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, इसका मतलब ये L हुआ और ये भी L हुआ। बोलो यहां तक क्लियर है मामला? अच्छा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर ही है। अब OM जो है वो h है, इसका मतलब ये हो गया कि ये इसका नाम n मान लो, तो NP भी h है, मतलब रेडियस तो h हो गई। OM जो है, OM भाई आप P पे पहुंचे h, k पे, तो इसका मतलब ओरिजिन से M तक चले होंगे h और M से P तक चले होंगे k, तभी तो h, k है उसके सेंटर। तो जितना OM है उतना NP है, मतलब h, और जितना NP है वो रेडियस है, मतलब रेडियस h है। समझ गए? और यहां से PM जो है वो ऊपर तो चले आप K, और यहां से अगर आप इसको मिला दो, A को गलत मिला दिया, A को P से मिला दो, तो ये भी तो रेडियस ही होगा ना। तो अगर NP PN ये H है तो ये भी H हुआ। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या बन रहा है, h² इज इक्वल टू k² प्लस l², मतलब h² - k² इज इक्वल टू l²। तो लोकस क्या आ गया भाई, x² - y² इक्वल टू l²। ये आपका मेथड 2 है जो ज्यादा आसान है। नोट कीजिए फटाफट।
क्या गड़बड़ करी पांडे जी? डाउट है तो मुझसे पूछ सकता था डायरेक्ट। फोटो नहीं बेचैन होगा ना, मोबाइल का हाथ लगा बंद कर उसको, उसमें रख। ये सुमुख एसी तो चालू थी ना, बंद कैसे हुई? डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हाँ ओके, अभी लेते हैं उसको भी, एक लास्ट सवाल ले लेते हैं इसके ऊपर, फिर ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। मतलब सर्कल नहीं, केवल ये टॉपिक इंटरसेप्ट वाला, ठीक है। टू रोड्स ऑफ लेंथ 2a एंड 2b, सिक्स्थ क्वेश्चन। and 2b slide along the rectangular axis, slide along, बातें नहीं करो, slide along the rectangular axis, slide along the rectangular axis, rectangular axis in such a way that their extremities are always concyclic, in such a way that their extremities extremities are always concyclic, find the locus of the center of the circle. Find the locus of center of circle, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया सवाल है ये भी, क्वेश्चन को ध्यान समझो। टू रोड्स हैं जिनकी लेंथ 2a और 2b लेंथ है, मतलब ठीक है, और वो रेक्टेंगल एक्सिस मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर रहा है, उन पे लाई करते हैं उनकी एक्सट्रीमिटीज, और उनसे जाने वाला हमेशा एक सर्कल है। द एक्सट्रीमिटीज आर ऑलवेज कंसाइक्लिक, तो वो जो सर्कल है जिसपे उनके एंड पॉइंट्स लाई करते हैं, उस सर्कल के सेंटर का लोकस क्या होगा, ठीक। मतलब देखो ये एक पहले सर्कल ही बना लेता हूं मैं, ये मान लो ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ध्यान दो भाई, ये एक रोड है ए बी, इसकी लेंथ जो है वो 2a है, ठीक है, और ये दूसरी है CD, नाम रख लिया इसका CD, इसकी लेंथ जो है वो 2b है, ठीक है। और जो इनके एक्सट्रीमिटी मतलब होता है एंड पॉइंट्स ऑफ द रोड्स, वो हमेशा कंसाइक्लिक है, मतलब ए बी सी डी आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द रोड्स, ठीक। तो इस सर्कल के सेंटर का लोकस क्या होगा, तो हमने मान लिया भाई इस सर्कल का जो सेंटर है वो -G, -F है। अब इसके भी दो तरीके हैं, एक आसान तरीका है और एक ज्यादा आसान तरीका है। पहले आसान तरीका जो फॉर्मूला बेस चलेंगे हम, ठीक है। तो मेथड 1, हमने देखा कि जो रोड्स हैं जिनकी लेंथ 2a और 2b है, वो एक्चुअली हमारे हिसाब से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर काटे गए इंटरसेप्ट की लेंथ है या नहीं है। तो मतलब
2√g² माइनस सी की जो वैल्यू है वो 2a हो गई, तो g² माइनस सी कितना आ गया यहां से a², इसे आप फर्स्ट मान लो। और 2b क्या, y एक्सिस पर काटेंगे इंटरसेप्ट की लेंथ, तो 2√f² माइनस सी इज इक्वल टू 2b है। इसका मतलब क्या हो गया, f² माइनस सी इज इक्वल टू b², इसे सेकंड मान लो। फर्स्ट में सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दो, ए और बी तो आपको गिवन है, जीएफ में आपको रिलेशन लाना है, मतलब सी को एलिमिनेट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो g² माइनस f² इज इक्वल टू a² माइनस b²। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, माइनस जी का स्क्वायर माइनस माइनस एफ का स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस b²। सो लोकस ऑफ द सेंटर क्या बन गया, लोकस ऑफ द सेंटर इज x² माइनस y² इज इक्वल टू a² माइनस b²। ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आगे चल के आएगा तुम लोग सामने अच्छे से ये, लेकिन फिलहाल याद रख लो। हाँ, लेकिन इसने इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला, वो दूसरा केस बनेगा। दोनों रोड्स मतलब पैरेलल हो सकते थे, बिल्कुल ऐसे क्यों नहीं हो सकते, हाँ हो सकते हैं, वो केस अभी लिया जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो ये तो हो गया मेथड 1। अब मेथड 2 देखो, मतलब इसमें कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप जैसे हमेशा से मानते हैं ऐसा एज्यूम कर लो कि सपोज ये P पॉइंट है और सुनर, और इसके कोऑर्डिनेट h, k है सेंटर के, ये इसका लोकस मुझे फाइंड करना है, ठीक। और बस एक बेसिक जानकारी है मुझे कि भाई सर्कल के सेंटर से कोड पर डाला गया परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है, राइट। अब देखो मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। सपोज करो ये पॉइंट M है और ये पॉइंट N है, राइट। तो ये 2B था तो इसका मतलब ये B रह गया, और ये 2A था इसका मतलब ये A रह गया इतना। अच्छा, मैंने P को इससे मिला लिया, ये लेंथ PN H है, और ये जो PC बना ये रेडियस हो गया R, ऐसे ही PA भी R हुआ, दोनों के लिए लिख दिया मैंने, समझो R। और जो PM है ये K। अब इस ट्रायंगल में देखो PNC में, PNC वाला यहां पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। PNC R² इक्वल टू क्या होगा, H² प्लस B² होगा भी नहीं होगा। और PMA में R² इक्वल टू क्या होगा, K² प्लस A², मतलब बराबर ही हुई ये दोनों। तो चूंकि R² की वैल्यू इसलिए आपस में बराबर, मतलब इन दोनों को जब बराबर रखा तो H² माइनस K² इज इक्वल टू A² माइनस B²। सो आ गया लोकस। ये हो गया आपका मेथड 2, ठीक है। मतलब ये पिछले दोनों एग्जांपल आपको ये भी सजेस्ट करते हैं कि हमेशा डायग्राम निकाल के पहले ज्योमेट्री के थोड़ा सोचना चाहिए, देन टू डायरेक्टली गोइंग विद द फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें एक सवाल जो है ये जयवीर का बना अभी, कि अगर ऐसा होता कि ये जो रोड्स हैं इनके एंड पॉइंट्स ऐसे होते, मतलब वो पैरेलल भी हो सकते थे, तो उस केस में हम क्या करते। तो ये बढ़िया सवाल है और ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये पूरी 2A यहां पर और 2B यहां पर हो, इसकी स्थिति ऐसे भी हो सकती थी। देखो यहां पर बना के बताता हूं मैं, और उसका हिंट भी देता हूं कि करना कैसे है। देखो पहले सर्कल ले लेते हैं, देखो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब मान लो स्थिति ये है कि एक जो रोड है
वो ये है, ये पॉइंट हमने ए मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया, ये पॉइंट सी मान लिया और ये पॉइंट डी मान लिया। तो एक रोड तो ए बी हो सकती है, ये हो सकती है ना, जिसकी एक्सट्रीमिटी ऑलवेज कंसाइक्लिक है, और एक ये हो सकती है सी डी। तो इसकी लेंथ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको ए ले रहे हो किसको बी ले रहे हो, ठीक है ना। ऐसा हम शुरू से अज्यूम करके चल सकते हैं कि मान लो ए ग्रेटर देन बी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बी ग्रेटर देन ए के भी चल सकते हो। तो इसका मतलब ये जो है ये 2a होगी और ये 2b हो गई। तो अगर स्थिति ऐसे हो तो फिर सेंटर का लोकस आप कैसे निकालोगे? ठीक, तो ये कुछ एंगल वगैरह मान लेना, कुछ ना कुछ हेल्प करेगा आपका। देखो अगर सोच पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर कल की क्लास में पहला सवाल यही होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग डीपीपी निकाल लो।